हेलो ऑल ऑफ यू। मैंने आपके लिए लूसेंट की जीके स्टार्ट की है। अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है, जिसे हम हिस्ट्री कर रहे थे अभी। ठीक है, आज हम सेकंड देखते हैं। हम ये आपका कर रहे थे प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत कर रहे थे हम, इसको देखते हैं और आगे। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया था, इसके आगे आज हम करेंगे। ठीक है, आज हम यहाँ से करेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली मुख्य जानकारी। ठीक है, जो विदेशी यात्रियों, जो विदेश के लोग हमारे यहाँ आए थे, उनसे क्या क्या जानकारी मिलती है, इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो यूनानी रोमन लेखक। ठीक है, यूनानी रोमन लेखक क्या क्या थे, कौन कौन से थे ये? टेसियस। ठीक है, एक ये लेखक हैं जो टेसियस थे। यह ईरान का राजविद थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये ईरान के थे। ठीक है, टेसियस जो हैं ये ईरान के एक राजविद थे और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, इनका जो परिचय है ये काफी आश्चर्यजनक है। ठीक है, इनसे जो भी जानकारी प्राप्त हुई है, विवरण मिला है, वो बहुत ही आश्चर्यजनक कहानियों से भरा हुआ है। ठीक है, से परिपूर्ण होने के कारण ये अविश्वसनीय है, क्योंकि इसमें थोड़ा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इनकी कहानियां हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। ठीक है, किसकी? टेसियस की। आप इतना याद रखिए कि टेसियस कहाँ के थे? ये ईरान के थे। ठीक है, ये जो लेखक हैं टेसियस, ये ईरान से थे। ठीक है, और इन्होंने जो भी विवरण दिए हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक कहानियां हैं इनकी, जिन पर विश्वास करना कठिन है या नहीं किया जा सकता। दूसरे लेखक हैं हेरोडोटस। ठीक है, दूसरे लेखक कौन है? दूसरे लेखक इनके हैं, ये हैं यहाँ के जो यूनानी रोमन हैं, ये हेरोडोटस हैं। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, जो हेरोडोटस हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हेरोडोटस हैं इन्हें क्या कहते हैं, तो आप याद रखेंगे कि इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो हेरोडोटस हैं इन्हें क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहा जाता है। जो ये हैं, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? अब आप इतना याद रखेंगे, जो इन्होंने अपनी किताब जो लिखी है, कौन सी इनकी बुक है? बुक का नाम आपको याद होना चाहिए, हिस्टोरिका। ठीक है, बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका बुक लिखी हुई है। किसने लिखी है हिस्टोरिका बुक? ये हेरोडोटस ने लिखी है। ठीक है, हेरोडोटस की जो हिस्टोरिका बुक इन्होंने लिखी है, में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का जो विवरण है वो इसमें मिलता है। ठीक है, भारत और फारस के संबंधों का जो विवरण है वो इनकी किताब हिस्टोरिका में मिलता है। और हिस्टोरिका लिखी किसने है? हिस्टोरिका लिखी है हेरोडोटस ने, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। बस इतनी सी बात आप ये को याद रखनी है इसमें। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों के पर आधारित है। इसका विवरण क्या है? ये भी अफवाहों पर आधारित है। ठीक है, आपको इनमें से 3 चीज इसमें याद रखिए इनके बारे में कि हेरोडोटस ने बुक कौन सी लिखी है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस ने जो किताब लिखी है इसमें जो भारत और फ्रांस के संबंधों के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, इसमें सिकंदर के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। तो सिकंदर जो है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में सिकंदर के साथ कौन कौन लेखक आए थे? ठीक है, उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे वो एक तो फर्स्ट लेखक कौन है? निरियाकस। ठीक है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। निरियाकस जो किसके साथ आए थे? सिकंदर के साथ आए थे। फिर दूसरे कौन है? आनेक्रिस्टस। ठीक है, आनेक्रिस्टस ये भी आए थे सिकंदर के साथ। और थर्ड इसमें है ऑस्ट्रोबुलस। ठीक है, ऑस्ट्रोबुलस ये भी सिकंदर के साथ आए थे। तो ये 3 लेखक हैं जो कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखक है।
विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। जो इनके विवरण है वो काफी प्रमाणित है और विश्वसनीय है, इन पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, ये जो मेगास्थनीज हैं वो किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। जो मेगास्थनीज हैं, मेगास्थनीज जो थे वो राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर के। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज थे। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। ये कहाँ आए थे आपसे पूछा जा सकता है, किसके राज दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। और इन्होंने क्या किया है? इसने अपनी पुस्तक इंडिका, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक इन्होंने लिखी है में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृत के विषय में इन्होंने लिखा है। इन्होंने मौर्य समाज के और उनकी संस्कृत के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? जो मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ठीक है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, जो मेगास्थनीज थे वो सेल्यूकस निकेटर के क्या थे? राजदूत थे। ठीक है, दूसरी बात आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। कौन आए थे? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी है इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज ने अपनी किताब जो लिखी है उनकी किताब का नाम इंडिका है, और इन्होंने अपनी बुक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृत के बारे में लिखा है। ठीक है, हम अभी इसको थ्योरी पोर्शन कर रहे हैं बेटा। इसके बाद हम इसकी जो आपकी दूसरी बुक है ना, लुसेंट की 2 बुक हैं आपकी, एक तो डिटेल में है और दूसरी ऑब्जेक्टिव टाइप की है। ठीक है, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी आपको करवाएंगे। एक एक पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हिस्ट्री का जैसे ही एक पार्ट कंप्लीट होता है फिर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप वाले आपके करवा दूंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आप इसे अच्छे से अगर समझ लेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव पार्ट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइमैक्स। ठीक है, नेक्स्ट लेखक कौन है? डाइमैक्स है। ये सीरियन नरेश, ये किसके उसमें आए हुए थे? तो ये सीरियस नरेश थे, इनके आंतियोकस का राजदूत थे। ठीक है, ये क्या थे? डाइमेकस। जो डाइमेकस हैं ये सीरियस नरेश आंतियोकस के राजदूत थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि किसके राजदूत थे? ये आंतियोकस के राजदूत थे। ठीक है, डाइमेकस आंतियोकस के राजदूत थे। जो बिंदुसार, ठीक है, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ये कहां पर आए थे? ये बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। ठीक है, कौन? डाइमेकस। डाइमेकस जो थे वो आपको 3 बात याद रखनी है। जो डाइमेकस थे ये आंतियोकस के राजदूत थे और ये बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। ठीक, इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इनका विवरण भी किससे संबंधित है? मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है डायोनीसियस। ठीक है, अब कौन है नेक्स्ट? डायोनीसियस है। डायोनीसियस जो है ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस के राजदूत थे। ठीक है, ये किसके राजदूत थे? ये टॉलमी फिलेडेल्फस के राजदूत थे। ठीक है, कौन? डायोनीसियस। ठीक है, जो डायोनीसियस हैं ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस के कौन थे? राजदूत थे, जो कि अशोक के राज दरबार में आए थे। और ये किसके राज दरबार में आए थे? अशोक के राज दरबार में आए थे। ठीक है, इसमें भी आपको तीन बातें याद रखनी है कि जो डायोनीसियस हैं ये एक तो ये किसके राज दरबार में आए थे आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अशोक के राज दरबार में आए थे और ये किसके राजदूत थे। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है टॉलमी। ठीक है, टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, इनके बारे में आपको ये याद रखना टॉलमी के बारे में कि टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। आप इतना याद रखेंगे, टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक
किताब लिखी है। ठीक है, भारत का भूगोल नामक किताब किसने लिखी है? टॉलमी ने लिखी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लिनी की। ठीक है, जो प्लिनी है इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। इन्होंने, प्लिनी ने कौन सी किताब लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, प्लिनी ने लिखी है नेचुरल हिस्ट्री नामक इन्होंने किताब लिखी है। बुक के नाम आप साथ साथ याद करते चलेंगे तो ये किताबों के नाम कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये किताब किसने लिखी है? तो प्लिनी ने कौन सी किताब लिखी है? इन्होंने पहली शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। और इस किताब में इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने इस किताब में भारत के पशु, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में लिखा है। ठीक है, किसने? प्लिनी ने अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री में। ठीक है, टॉलमी ने अपनी किताब लिखी है भारत का भूगोल। नेक्स्ट है इसमें पेरिप्लस। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरियन सी। ठीक है, एरियन सी, जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंस। ठीक है, एरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये किताब जो लिखी गई, इनके लेखक नहीं पता है कि इन्होंने किसने लिखी है इसको। तो यह लेखक करीब 80 ईसा में हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे। जिन्होंने ये किताब लिखी है, ये करीब 80 ईसा में जो हिंद महासागर है हमारा, उसकी यात्रा करने के लिए आए थे जब इन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है, इसके समय में, जो इनका जो समय था उस टाइम में, उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें किताब में कौन सी क्या जानकारी मिलती है? कि उस टाइम में भारत में जो बंदरगाह क्या हुआ करते थे, बंदरगाहों के बारे में, और व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में। ठीक है, ये जानकारी मिलती है इनकी इस किताब से, लेकिन इनके लेखक कौन है इनका पता नहीं है। ठीक है, चीनी लेखक। ठीक है, अब चीनी लेखक कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। फाहियान। ठीक है, फाहियान चीनी के लेखक हैं। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक है, फाहियान किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक है, ये बात एक तो आप याद रखेंगे। जो फाहियान है वो चीनी लेखक हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक है, इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, इन्होंने कहाँ का वर्णन किया है? इन्होंने मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी जिसे आप जानते हो, मध्य प्रदेश के समाज और वहाँ की संस्कृति के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। इसके मध्य प्रदेश की जनता की सुखी एवं समृद्ध बताया है। इन्होंने क्या बताया है? जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, जो मध्य प्रदेश की जनता थी उस टाइम, वो सुखी और समृद्ध बताया है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने जो फाहियान थे, आपको कितनी बातें याद रखनी है कि जो फाहियान थे, फाहियान एक तो चीनी यात्री थे और ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है संगयुगन। ठीक है, संगयुगन यह 518 ईसा में भारत आए थे। ठीक है, संगयुगन जो हैं ये भारत कब आए थे? 518 ईस्वी में ये भारत आए थे। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 3 वर्ष यात्रा की है और 3 वर्ष की अपनी यात्रा में इन्होंने बौद्ध धर्म की, जो बौद्ध धर्म था, इसकी जानकारी इन्होंने एकत्रित की है। ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की हैं, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि इन्होंने संयुगन ने। ठीक है, ये संयुगन के बारे में इतनी पता रखना है कि ये 3 वर्ष इन्होंने यात्रा की है और इसमें इन्होंने बौद्ध धर्म की जानकारी को प्राप्त किया है। ठीक है, हुएनसांग। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? हुएनसांग। यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे। ठीक है, हुएनसांग जो थे किसके टाइम में आए थे भारत? ये हर्षवर्धन के टाइम में भारत आए थे। और हुएनसांग
629 ईसा में चीनी से भारतवर्ष के, जो चीन था, ठीक है, चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम ये भारतीय राज्य कपीसा पहुंचे। ये सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? ये कपीसा पहुंचे थे सबसे पहले, ठीक है। आप ये याद रखेंगे कि जो हुएनसांग हैं वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और ये सबसे पहले जब भारत आए तो सबसे पहले ये कहाँ पहुंचे थे? ये कपीसा में पहुंचे थे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले ये कपीसा पहुंचे थे। वे भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 645 ईसा में चीन लौटे और भारत में कितने वर्षों तक रहे हैं? ये 15 वर्षों तक भारत में ये रहे हैं, ठीक है। हुएनसांग जो हैं ये 15 वर्षों तक ये भारत में रहे हैं। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आए थे। वो किस लिए आए थे? इन्होंने जो बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, अध्ययन किया था और ये भारत से बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करके ले गए हैं, ठीक है। ये क्या लेकर गए हैं? भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आए थे, तो भारत से ये बौद्ध ग्रंथों को लेकर गए हैं। तो इनके बारे में आप सबसे पहले तो याद रखेंगे 3-4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं कि जो हुएनसांग हैं ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और ये भारत जब इनकी जब भारत में एंट्री हुई है तो सबसे पहले ये भारतीय राज्य कपीसा में पहुंचे हैं, ठीक है। और ये 15 वर्षों तक भारत में रहे हैं। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है, ठीक है। और ये भारत आए क्यों थे? ये बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के उद्देश्य से भारत आए थे। ये बौद्ध ग्रंथों को लेकर गए हैं भारत से। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। ये जो भ्रमण इन्होंने किया है, यात्रा की है, इनकी यात्रा प्रसिद्ध है सीयूकी नाम से, ठीक है। सीयूकी नाम से इनकी यात्रा प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें कितने देशों का विवरण मिलता है? सीयूकी में 138 देशों का, ठीक है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने क्या वर्णन किया है? जो हर्ष के समय में हर्षकालीन, उस समय जो हर्ष के टाइम में जो किस तरह से समाज था, वो उनका धर्म कैसा था, राजनीति कैसी कर रहे थे वो, इन सारी चीजों का विवरण इन्होंने किया है, ठीक है। तो हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था, ठीक है। अब हुएनसांग के अनुसार, ठीक है, जो हुएनसांग थे इनके अनुसार सिंध के राजा कौन थे? वो एक सूंग थे, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो उस टाइम सिंध के राजा थे, इन्होंने लिखा है कि वो सूंग थे उस टाइम सिंध के राजा, ठीक है। हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, ठीक है। जिस समय हुएनसांग ने अध्ययन किया है नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय में वहां के जो कुलपति थे वो कौन थे? शीलभद्र थे, ठीक है, इनके अध्ययन के समय में। नेक्स्ट है इत्सिंग। जो इत्सिंग है ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे, ठीक है। इत्सिंग जो है ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। इसने अपनी विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का विवरण किया है, ठीक है। इन्होंने कितनी चीजों का विवरण किया है? इत्सिंग जो थे इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का विवरण, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। जिस समय ये भारत आए थे उस समय के भारत के बारे में इन्होंने बताया है। अब अरबी लेखक, ठीक है, जो अरबी लेखक हैं, अरबी लेखक में एक ही हैं जो अल-बरूनी हैं, ठीक है। जो अरबी लेखक हैं वो एक ही यहाँ पे दिए गए हैं, अल-बरूनी, आप याद रखिए। ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे अल-बरूनी के बारे में, ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे, ठीक है। जो अल-बरूनी हैं लेखक वो अरबी लेखक हैं, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे।
अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद। ठीक है, अरबी में इन्होंने अपनी किताब लिखी है, कृत लिखी है, जिसका नाम क्या है, किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद एक ही किताब के नाम है। भारत की खोज, जिसका मतलब क्या है, भारत की खोज। ठीक है, इन्होंने अलबरूनी ने अपनी किताब इनकी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी ने जो अपनी किताब लिखी है उसका नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। ठीक है, ये लैंग्वेज का फर्क है और हिंदी में ये भारत की खोज इनका मतलब है। ठीक है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, आज भी जो इतिहासकार हैं वो इसे एक महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। इसमें राजपूत कालीन समाज, ठीक है, इस किताब में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अलबरूनी की किताब जो है इसमें राजपूत कालीन जो समाज था उसमें धर्म कैसा था, राजनीति क्या थी और वहां के रीति रिवाज क्या थे, इन सब चीजों के बारे में लिखा गया है। तो अलबरूनी के बारे में आपको याद रखना है, पहला तो ये गजनबी के साथ भारत आए थे और जो अलबरूनी थे इन्होंने अपनी किताब लिखी है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जो भारत की खोज, इन्होंने अपनी किताब में राजपूत कालीन समाज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अन्य लेखक, दूसरे कुछ लेखक हैं, तारानाथ। ठीक है, ये तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक थे। ठीक है, तारानाथ है ये तिब्बती लेखक थे। इसने कंगयुर तथा तंगयुर नामक ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने जो तारानाथ है इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं जिनका नाम क्या है, कंगयुर और तंगयुर। ठीक है, इन्होंने कंगयुर और तंगयुर नामक 2 ग्रंथ लिखे हैं तारानाथ ने, और तारानाथ तिब्बती लेखक थे। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इन्होंने जो अपने दोनों ग्रंथ लिखे हैं, इनके दोनों ग्रंथों में भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इनके क्या क्या ग्रंथ हैं इनके आप याद रखेंगे, कंगयुर और तंगयुर तारानाथ ने लिखे हैं, ये तिब्बती लेखक थे। और इनके जो इन्होंने तंगयुर और कंगयुर लिखे हुए हैं ग्रंथ, इनमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मार्को पोलो। ठीक है, नेक्स्ट कौन से है, मार्को पोलो। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। ठीक है, जो मार्को पोलो हैं ये 13वीं शताब्दी में आए थे, ये पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। ठीक है, इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, अगर आप पांड्य इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मार्को पोलो हैं 13वीं शताब्दी में आए थे, किस लिए आए थे, पांड्य देश की यात्रा पर ही आए थे। ठीक है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अब कुछ पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं उनसे मिलने वाली जानकारी, जैसे 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख। ठीक है, जो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख हैं, बोगाज कोई, ठीक है, बोगाज कोई, एशिया माइनर। ठीक है, बोगाज कोई हम कहते हैं एशिया माइनर से वैदिक देवता मिस्र, वरुण, ठीक है, इंद्र और नाशत अश्वनी कुमार, नाशत जिन्हें अश्वनी कुमार कहते हैं, के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो जो 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख, जो 1400 ईसा पूर्व जो अभिलेख हैं, बोगाज कोई या एशिया माइनर, ठीक है, एशिया माइनर, ये वैदिक देवता, इनसे क्या जानकारी मिलती है, वैदिक देवता जो मिस्र, वरुण, इंद्र और नाशत जिन्हें अश्वनी कुमार कहते हैं, इनके नाम मिलते हैं। मध्य भारत के, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है यवन राजदूत, ठीक है, यवन राजदूत होलियोडेरस के बेस नगर विदिशा गरुण स्तंभ से मिलता है। ठीक है, ये स्तंभ है इनके, जहां से किसका वर्णन मिलता है, भागवत धर्म जो है इसका वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है,
तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एक तो ये इसका नाम आप याद रखेंगे, गरुड़ स्तंभ, ठीक है। तो मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित किस तरह से हुआ था, भागवत धर्म का की जो जानकारी मिलती है होने का प्रमाण मतलब वही जानकारी जो मिलती है, यवन राजदूत, जो यवन राजदूत उस समय थे, होलियोडोरस का नाम आप याद रखेंगे, होलियोडोरस के बेस नगर विदिशा जिसे कहा जाता है, अब बेस नगर विदिशा में जो गरुड़, ठीक है, गरुड़ स्तंभ में लिखा गया है, इससे जानकारी मिलती है, से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। महत्वपूर्ण अभिलेख, अब हम यहाँ कुछ अभिलेख दिए गए हैं, अभिलेख शासक, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इन अभिलेखों को। पहला अभिलेख है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है, ठीक है। आप ये बात याद रखेंगे, सबसे पहले जो भारतवर्ष शब्द का जिक्र कहाँ किससे हुआ है, हाथी गुफा अभिलेख में, ठीक है। जो हाथी गुफा अभिलेख है, सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का जिक्र इसी अभिलेख में किया गया है। कौन से अभिलेख में, हाथी गुफा, नाम आप याद करोगे, ठीक है। अभिलेख का नाम है हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख। और उस समय शासन किसका था, ये कलिंग राज, ठीक है, कलिंग का शासन था उस टाइम, कलिंग राज खाखेल, ठीक है। कलिंग आप याद रखेंगे पुरानी तो कलिंग के शासन काल था उसमें, जब हमें भारतवर्ष का जिक्र मिला है सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख में, ठीक है। दूसरा है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा, ठीक है, सौगौरा अभिलेख है। तो ये सौगौरा अभिलेख का आप याद रखेंगे नाम। सौगौरा अभिलेख में सबसे पहले किसकी जानकारी, दुर्भिक्ष की जानकारी मिली है, ठीक है। दुर्भिक्ष की जानकारी सबसे पहले सौगौरा अभिलेख से मिली है, ठीक है। और ये अभिलेख कहाँ पर मिला है, ये जूनागढ़ में मिला है, ठीक है। ये जो सौगौरा अभिलेख है ये कहाँ प्राप्त हुआ है, जूनागढ़ में, ठीक है। जूनागढ़ जिसे अब गिरनार भी कहा जाता है, ठीक है। अविनाशिक अभिलेख, अविनाशिक के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय शासनकाल किसका था, रुद्रदामन, शासनकाल किसका था इस समय, रुद्रदामन और गौतम वलश्री का, ठीक है। इन दो लोगों का इस समय शायद शासन था। नेक्स्ट आपका थर्ड है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त हुई है, ठीक है। जो भीतरी स्तंभ है इससे सबसे पहले जानकारी मिली है इससे कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। सब जो हूणों ने भारत पर आक्रमण किया है इसकी जानकारी सबसे पहले जो मिली है वो किससे मिली है, किस अभिलेख से, भीतरी स्तंभ जो लेख है उससे मिली है, ठीक है। और इस समय जो अभिलेख हैं ये कहाँ पर मिले थे, प्रयाग, ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख, ये प्रयाग स्तंभ लेख में मिले हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है, प्रयाग स्तंभ लेख एहोल अभिलेख, ठीक है, एहोल अभिलेख है। और इस समय जो शासन था वो समुद्रगुप्त का था, ठीक है, समुद्रगुप्त और पुलकेशिनी द्वितीय का शासन था इस टाइम, समुद्रगुप्त और पुलकेशिनी द्वितीय का शासन था इस टाइम। नेक्स्ट है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब सती प्रथा का जो सबसे पहले लिखित साक्ष्य मिला है वो किससे मिला है, आरण अभिलेख से मिला है, जो शासक भानुगुप्त से प्राप्त हुआ है, ठीक है। आरण अभिलेख आप याद रखेंगे। और ये कहाँ था अभिलेख, ग्वालियर में अभिलेख थे ये, ठीक है, ग्वालियर में थे अभिलेख, ग्वालियर भीतरी एवं जूनागढ़ी अब देवपाड़ा अभिलेख से, ठीक है। और इस समय शासन किस तरह था, प्रतिहार नरेश भोज, ठीक है, इस समय जो शासन था प्रतिहार नरेश भोज और स्कंद गुप्त का था, ठीक है, स्कंद गुप्त और प्रतिहार नरेश का इस समय शासन था, जब सती प्रथा के बारे में लिखित अभिलेख मिले हैं एरण अभिलेख से, लिखित साक्ष्य जो मिले हैं। नेक्स्ट और लास्ट है ये, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। जो रेशम बुनकर थे इनकी जानकारी किससे मिलती है, मंदसौर अभिलेख से मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है रेशम बुनकर की जानकारी किससे मिलती है, तो आप क्या बताएंगे, मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन
ईपीग्राफी कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ईपीग्राफी कहा जाता है, ठीक है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ईपीग्राफी, ठीक है। तो अभिलेखों के अध्ययन को ईपीग्राफी कहा जाता है। इस शब्द आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गोंडा घर, ठीक है, जो गोंडा घर है का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। जो कश्मीरी है, कश्मीर के नवपाषाणिक पुरातत्वों, जो पूरा स्थान है यहाँ के कश्मीर के, तो इसका नाम क्या है, बुर्ज होम, ठीक है। बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इससे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, ठीक है, इनसे उतरने के लिए क्या थी, सीढ़ियां थी। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, ठीक है। जो प्राचीन सिक्के थे उन्हें क्या कहते थे, आहत सिक्के कहा जाता था, ठीक है। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। इसी को साहित्य में, इसको साहित्य में क्या कहा जाता था, काषाणक, ठीक है, इसको साहित्य में कहते थे काषापण, ठीक है, काषापण, इसका नाम आप याद कर लीजिए, काषापण, इनको साहित्य में कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया था, ठीक है। ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का काम किसने किया था, यमन शासकों ने किया था, ठीक है। सबसे पहले जो सिक्कों पर लेख लिखे थे वो यमन शासकों ने लिखे थे, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। नेक्स्ट है इसमें समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आपको पता है कि जो समुद्रगुप्त थे, इन्होंने अपनी वीणा बजाती हुई तस्वीर सिक्कों पे छपाई थी, जिससे ये पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो संगीत प्रेमी थे, ठीक है। तो जो समुद्रगुप्त के जो सिक्के मिले हैं, इन पे उनकी वीणा बजाती हुई तस्वीर मिली है। तो समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। अरिकमेंडो पांडुचेरी, ठीक है, अरिकमेंडो जो पांडुचेरी है ना, उसको बोलते थे पहले। तो अरकमेंडो या पांडुचेरी से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पांडुचेरी से कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं, रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पांडुचेरी को ही पहले अरिकमेंडो कहा जाता था, ठीक है। तो चलिए वीडियो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बाकी के यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे हो गया है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में मेल आईडी अपनी दे दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ उसमें सेंड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।